अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी शोर टाउन लाहौर। बेटे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा होता है कि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो फील ये आता है कि दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी महसूस यूं होता है कि ये प्रोबेबली आपके पास शायद इस तरह के कार्बन हैं, ये कुछ इस तरह के कार्बन हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बिल्कुल ऐसे ही पाई जाएगी जैसा कि पानी के अंदर होती है। जैसा कि हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास C6H12O6 के अंदर वही रेशो मौजूद होती है जो कि यूजुअली वाटर के अंदर मौजूद है, यानी 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, तो 2:1 रेशो मौजूद है। जैसे आप ये बात पढ़ते हो कि C12H22O11 के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशो मौजूद होती है जो कि हाइड्रोजन जो कि वाटर और ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट करती है। अच्छा, तो बेटे हम लोग बात ये कर रहे थे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। और हाइड्रेटेड कार्बन्स आपके पास ऐसी कार्बन हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही मौजूद होती है जो कि वाटर के अंदर मौजूद है। यानी जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, बिल्कुल इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। लेकिन बेटे इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार इस तरह से ही हो। जैसे हमें बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला CH2O होता है, बेटे ये हरगिज कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। या हम लोग अगर बात ये पढ़ें कि आप कभी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखो, तो बेटे लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला C3H6O3 होता है, ये कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला ट्राइओस शुगर का भी होता, आप ये कहेंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड अपने स्ट्रक्चर के एतबार से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। हम यूजुअली ये बात कंसिडर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ऐसे कंपाउंड हैं, अगर आप इसको टेक्निकली और बायोकेमिकली डिफाइन करें तो हम लोग ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सच कंपाउंड्स व्हिच आर एक्चुअली polyhydroxy aldehyde और कीटोन इन नेचर। ये आपके पास बेटे इस तरह के कंपाउंड होंगे जिनके अंदर इतने कार्बन होने चाहिए कि इनके अंदर हम लोग एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर सके और एक फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट एल्डिहाइड और कीटोन का होना चाहिए। सो दीज आर सच अ कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना शुरू करें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सो इफ क्लासिफिकेशन इज इन कंसर्न, तो हम लोग यूजुअली इनको मोनोसेक्राइड्स में और ओलिगोसेक्राइड्स में
और पॉलीसेक्राइड्स में क्लासिफाई करते हैं। और जैसा कि बेटे नेम से इंडिकेट है कि ये सेक्राइड्स मींस शुगर यूनिट्स। सो मोनोसेक्राइड आपके पास ऐसी एंटिटीज होंगी जो कि सिंगल शुगर यूनिट के ऊपर बेस करती हैं। जब कभी आप मोनोसेक्राइड की बात करोगे तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मौजूद शुगर यूनिट्स की बात करते हैं। तो अगर शुगर यूनिट्स देखे जाएं यूनिट्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड के अंदर सिंगल शुगर यूनिट होता है। इट कंटेन अ सिंगल शुगर यूनिट, और वो सिंगल शुगर यूनिट के अंदर कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ओलिगो का मतलब आ फ्यू होता है, और कितना आ फ्यू होता है वो कहता है जी यहां पर आपके पास 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड के अंदर ये शुगर यूनिट्स यूजुअली 10 से ज्यादा होते हैं और अप्रोक्सीमेटली ये 1000 तक हो सकते हैं। लेकिन इसकी कोई हद नहीं है कि आपके पास ये 1000 तक हो। जैसे सेलुलोज के अंदर एक फाइबर में 6000 ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स ये थाउजेंड्स के अंदर शुगर यूनिट्स कंटेन करते हैं। और हम लोग अगर मजीद इसको देखना शुरू करें तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये जो आपके पास मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को अगर मजीद क्लासिफाई करें तो अकॉर्डिंग टू वाटर solubility, monosaccharides are usually water soluble. They are soluble in water. क्योंकि सिंगल यूनिट है इसलिए ये वाटर soluble होते हैं। बेटे ओलिगोसेक्राइड्स आर आल्सो वाटर soluble, लेकिन कंपैरेटिवली दे आर लेस soluble, while polysaccharides are usually insoluble in water. मोरओवर हम ये कहते हैं कि आपके पास मौजूद मोनोसेक्राइड्स चूंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंटेन नहीं करते हैं, इस वजह से इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर आप इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर डिफरेंशिएट करो तो डेफिनेटली बेटे आपके पास मोनोसेक्राइड में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होते हैं, ओलिगोसेक्राइड में और पॉलीसेक्राइड चूंकि चेन्स की फॉर्म में पाई जाती हैं और इनके अंदर ये बॉन्ड्स लोकेट करते हैं, इसी वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। ये मोनोसेक्राइड में चूंकि मौजूद नहीं है तो ये एक सिंगल यूनिट है, आप इसको मजीद क्या ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये मौजूद नहीं होता है। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, पॉलीसेक्राइड के अंदर भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। मोरओवर हम ये कहते हैं कि अगर आप इसके टेस्ट को कंसिडर करें तो यूजुअली मोनोसेक्राइड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्वीटेस्ट इन टेस्ट होते हैं। दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट, और प्रोबेबली फ्रुक्टोज आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है। ओलिगोसेक्राइड के हवाले से बात करो तो आप ये कहते हो कि ओलिगोसेक्राइड्स आपके पास ऐसे यूनिट हैं जो कंपैरेटिवली लेस स्वीट है, जबकि पॉलीसेक्राइड्स आर टेस्टलेस इन नेचर। दे आर टेस्टलेस इन नेचर।
हम लोग एक बात यहाँ पर बेटे ये पढ़ते हैं कि आपके पास शुगर के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम लोग शुगर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब कभी आप शुगर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हो तो बात यूं डिस्कस की जाती है कि ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शुगर के अंदर लोकेट करती हैं, ये असल में शुगर के की एबिलिटी को चेक किया जाता है कि शुगर वो आया इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है या नहीं करती। अमूमी तौर पे मोनोसेक्राइड्स तमाम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस वजह से अगर आप इसको इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर इन्यूमरेट करो या इसको कैटेगराइज करो तो हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग नेचर अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग नेचर आपके पास तमाम के तमाम मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, जबकि ओलिगोसेक्राइड बी रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। लेकिन इसके अंदर सुक्रोज आपके पास एक ऐसी शुगर है जो कि रिड्यूसिंग नेचर की नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि जी मोस्टली तो ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट सुक्रोज के बात करते हैं। सुक्रोज के अलावा हम ये कहते हैं कि सारे के सारे ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, जबकि यूजुअली पॉलीसेक्राइड्स आर, क्योंकि लॉन्ग चेन कंपाउंड हैं, ये यूजुअली नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। बेटे आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग पॉलीसेक्राइड्स क्यों बनाते हैं? मतलब व्हाई वी आर फॉर्मिंग पॉलीसेक्राइड्स, हम क्यों पॉलीसेक्राइड फॉर्म करते हैं? जब आप ग्लूकोज यूज करते हो और आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में फॉर्म के अंदर बॉडी में स्टोर करते हो तो उसको ग्लूकोज रहने में दो, आपको बाद में आपने उसको ग्लूकोज ही की फॉर्म में यूज करना है। जब आपने उसको बाद में ग्लूकोज ही की फॉर्म में यूज करना है तो आपको क्या जरूरत है कि आप उसको पहले कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद फिर से कन्वर्ट करो। यानी पहले आप मोनोसेक्राइड को पॉली में कन्वर्ट करो, फिर पॉली को मोनो में कन्वर्ट करो और यूज करो। सो क्या वजह है कि हम लोग उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करते हैं? तो बेटा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर किया? सवाल मेरा ये है कि आपने उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर किया, आप उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते। अच्छा बेटा ये पॉइंट जरा समझिएगा। ये पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक सेल है और इस सेल के एक्सटर्नल वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अच्छा सिमिलरली मैं ये बात करता हूं कि बेटे इसके एक्सटर्नली जब वाटर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं एट द सेम टाइम अंदर भी सेल के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे डेफिनेटली। अब अगर दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है और सेल से चीजें वाटर सेल के अंदर भी मूव कर रहा है उसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड से बाहर भी मूव कर रहा है। लेकिन हम चूंकि ये बात समझते हैं कि सेल के अंदर यूजुअली सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, तो सॉल्यूट की मौजूदगी की वजह से यूजुअली पानी सेल के अंदर मूव करता है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है और हमेशा सॉल्वेंट अपने हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। बेटे अगर आपने इसे सॉल्युबल सॉल्यूट की फॉर्म में रखा तो सेल के बाहर से पानी सेल के अंदर आता रहेगा और सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिस्टर्ब होता रहेगा। इसी वजह से हम लोग इसको सोल्यूट की फॉर्म में रहने नहीं देते, हम इसको एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि भाई ये किसी तरह से भी सॉल्वेंट का कोई इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल ना रहे, बल्कि ये एक लॉन्ग पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इसकी तरफ वाटर मूव ना कर रहा हो।
ठीक है। सो हम इसी वजह से इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन की तरफ बेटे कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन कभी भी सॉल्वेंट के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट उसको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। सो इसी वजह से हम लोग एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास हम इसको पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में रखते हैं। सो अगर आप यहाँ पर एक जो चीज डिस्कस हम यूजुअली करते हैं वो यूं करें कि बेटे आप अगर ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करते हो तो आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। ओलिगोसेक्राइड भी समहाउ ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगे, ये भी इफेक्ट करेंगे। जैसे जैसे चेन लंबी होती चली जाती है उसका ऑस्मोटिक इफेक्ट कम होता चला जाता है। लेकिन बेटे जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो यूजुअली ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करते हैं, यानी वो वाटर के ऊपर कोई वाटर को कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वाटर उसकी तरफ मूव नहीं करता है। या हम लोग एक बात ये पढ़ते हैं कि अगर इन्हीं शुगर्स के बारे में अगर आप डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट में जाते हो तो आप ये कहते हो कि जी ये आपके पास अगर डिफ्यूजन के हवाले से पढ़ा जाए तो बेटे जो मोनोसेक्राइड होते हैं दे आर एबल टू डिफ्यूज। इसी तरीके से ओलिगोसेक्राइड्स आपके पास जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे इनकी डिफ्यूजन के चांसेस कम होते चले जाएंगे। लेकिन आपके पास पॉलीसेक्राइड्स आर यूजुअली इनडिफ्यूजेबल, ये हमेशा इनडिफ्यूजेबल कंपाउंड होंगे, ये डिफ्यूज नहीं हो रहे होंगे बेटे। पॉलीसेक्राइड्स यूजुअली डिफ्यूज नहीं होता है। मोरओवर हम ये कहते हैं कि अगर आप क्रिस्टलाइन नेचर की बात करते हो तो अगर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी के ऊपर आते हो तो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी में हम ये बात डिस्कस करते हैं, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं कि ये यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं। इसी तरीके से ओलिगोसेक्राइड भी क्रिस्टलाइन होते हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स आपके पास इस तरह की शुगर्स हैं जो कि या इस तरह के पॉलीमर्स हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। इसी वजह से हम इनको यूज कर रहे होते हैं सेल में एज ए स्टोरेज रिजर्व के। पॉलीसेक्राइड या तो स्टोरेज रिजर्व के यूज होते हैं या बेटे बेटे ये क्रिस्टल आउट नहीं होंगे ना। मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी स्टार्च देखा होगा, आटा देखा होगा, ये कभी आपके पास क्रिस्टल नहीं बनाएगा। जैसे शुगर की आपके पास क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं, क्या आटे की उस तरह की क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं? ये तो चूंकि लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं इस वजह से ये कभी भी क्रिस्टल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है। सो ये इस वजह से हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये क्रिस्टल्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेटे जी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स मोनोसेक्राइड। तो बेटे मोनोसेक्राइड आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं जो कि यूजुअली 3 to 7 कार्बन कंटेन करते हैं। और जब कभी भी आप 3 to 7 कार्बन की बात करोगे, यानी जब कभी भी आप मोनोसेक्राइड को अकाउंट करोगे तो बेटे मोनोसेक्राइड आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं जो सिंगल शुगर कंटेनिंग एंटिटी। और हमने ये कहा कि अगर मोनोसेक्राइड को देखते हो तो ये आपके पास वो ये आपके पास बेटे वो शुगर्स हैं जो कि कार्बन 3 से लेकर ये आपके पास कार्बन 7 तक हो सकते हैं। अगर कार्बन 3 की बात करो तो इस तरह की शुगर्स को बेटे हम लोग ट्राई ओज शुगर का नाम देते हैं। और ये ट्राइओज शुगर्स आपके पास या तो बेटे एल्डो ट्राइओज होते हैं या मेरे बेटे ये कीटो ट्राइओजेस होते हैं। एल्डो ट्राइओजेस की बात करो तो वो ये कहता है कि जी एल्डो ट्राइओज में आपके पास बड़ी फेमस एग्जांपल ग्लिसर एल्डी
हाइड है, या अगर कीटो ट्राइओज की बात करो तो ये आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ये बेटे दोनों ऐसी शुगर्स हैं जो कि आपको कॉमनली मिल रही होंगी सेलुलर रेस्पायरेशन में, या बेटे ये आपको मिल रही होंगी फोटो सिंथेसिस के दौरान। तो ये वो शुगर्स हैं जो आपको यूजुअली फोटोसिंथेसिस या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अवेलेबल होती हैं। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि आपके पास ऐसी शुगर्स मौजूद हैं जो कि कार्बन 4 यानी 4 कार्बन कंटेन करने वाले हैं। तो वो जिनके बेटे पास 4 कार्बन हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज टेट्रोजेस। ये बेटे निस्बतन रेयर शुगर है, यानी बहुत कम मौजूद होंगे। और ये टेट्रोजेस या तो एल्डोटेट्रोज की फॉर्म में या कीटोटेट्रोज की फॉर्म में मौजूद हैं। और मेरे बेटे वो जो कि एल्डोटेट्रोजेस होते हैं, दीज आर एरिथ्रोस, और वो जो कि कीटोटेट्रोजेस हैं, दीज आर एरिथ्रुलोज शुगर्स। These sugars are usually found in bacteria. ये रेयर शुगर है और हमें ये बैक्टीरिया के अंदर उनकी फोटोसिंथेसिस में मिलते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ये शुगर्स हमें अवेलेबल होता है। मोरओवर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत कॉमन और बहुत अबंडेंट शुगर्स में कार्बन 5 वाले शुगर्स हैं। एंड दीज कार्बन 5 शुगर्स आर एक्चुअली pentose sugars. These pentose are also aldopentose और कीटोपेंटोज। जब कभी आप एल्डोपेंटोज की बेटे बात करते हो तो हम ये कहते हैं कि जी एल्डोपेंटोज में आपके पास राइबोज इज अ वेरी कॉमन शुगर, जो कि यूजुअली आपको फॉर्म हो रही होती है इन एटीपी, यहां बेटे ये मौजूद है आरएनए के अंदर या एनएडी के अंदर या एफएडी के अंदर। जबकि दूसरी तरफ जब आप इसकी कीटो शुगर की बात करते हो तो वो राइबुलोज शुगर है, जो कि स्ट्रोमा के अंदर इन कैल्विन साइकिल अवेलेबल होती है। मोरओवर हम ये कहते हैं कि आपके पास मोस्ट अबंडेंट शुगर्स में C6 भी कंसिडर होते हैं। तो बेटे वो शुगर जो C6 की फॉर्म में मौजूद है, दीज शुगर्स आर हेक्सोज शुगर्स, एंड दीज हेक्सोजेस में आल्सो बी एल्डो हेक्सोजेस और कीटो हेक्सोजेस। जब कभी हम एल्डो और कीटो हेक्सोजेस की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन एल्डो हेक्सोज इज glucose, which is a very common substrate found in the photosynthesis as a product. तो हम कहते हैं कि जी ग्लूकोज आपको फिग्स में, डेट्स में या ग्रेप्स में मिल रही होंगी, और इसी वजह से हम लोग इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। या ग्लूकोज के बारे में हम ये बात करते हैं कि ब्लड के अंदर ये 0.08% मौजूद है, फोटोसिंथेसिस के अंदर फॉर्म होने वाला बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है। कीटो की बात की जाए तो हम लोग बेटे ये बात पढ़ते हैं कि ये फ्रुक्टोज शुगर है और इट इज द मोस्ट एवर स्वीटेस्ट शुगर,
यानी आपको दुनिया के अंदर अगर कभी बहुत ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर की तलब होगी तो फ्रुक्टोज का स्वीट इंडेक्स 170 है। इससे ज्यादा स्वीटेस्ट एवर शुगर कोई मौजूद नहीं है। सो हम कहते हैं जो इसी वजह से इसको हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। जैसे आपने कभी मैंगो खाया होगा तो मैंगो का इतना एक्सट्रीम स्वीट टेस्ट जो है वो असल में फ्रुक्टोज की वजह से होता है। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि सीमन के अंदर भी फ्रुक्टोज शुगर मौजूद है, लेकिन वो फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है। इसी तरीके से हनी के अंदर भी फ्रुक्टोज शुगर मौजूद होती है। तो फ्रुक्टोज शुगर की बात करें तो ये भी आपके पास फ्रूट्स में या सीमन के अंदर जो पेपर का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये शुगर्स मौजूद होती हैं। तो दीज आर मोनोसेक्राइड्स जो कॉमनली हमारे पास मौजूद होता है। वो कहता है जी जब कभी हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ आते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स हमारे लिए जी बेटे। हम्म। बेटे मैंने कहा ना कि जी ये अच्छा ये भी ना सोचें कि ये साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं है बेटे। एक बात ये भी समझ लें कि आपके पास दो तरह के बैक्टीरियम होते हैं। साइनोबैक्टीरियम वो बैक्टीरियम है जो वाटर को यूज करते हैं। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम है, पर्पल सल्फर बैक्टीरियम है, क्लोरोबियम है, वो बैक्टीरियम है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। तो ये वो बैक्टीरियम है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, ये उस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, ये वो वाली शुगर्स हैं जो उस ग्रुप के साथ बिलोंग करती हैं। राइट। अच्छा, मोर ओवर बेटे जी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स ओलिगोसेक्राइड्स। और जब कभी बेटे आप ओ ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हो तो हम लोग ओलिगोसेक्राइड में मेनली डिस्कस कर रहे होते हैं डाइसेक्राइड्स को। अब आप जब कभी भी डाइसेक्राइड्स की बात करोगे, आप कहोगे कि जी हमारे पास तीन तरह के मेजर डाइसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। दीज डाइसेक्राइड्स में बी इधर माल्टोजेस, ये माल्टोज शुगर हो सकती है, ये मेरे बेटे आपके पास लैक्टोज शुगर हो सकती है, या ये आपके पास सुक्रोज शुगर हो सकती है। वो कहता है जी अगर हम लोग इसका कॉमन सोर्स की बात करें कि आपके पास ये शुगर असल में कहां से मिलती हैं, तो अगर आप इसके कॉमन सोर्स की तरफ चलो, या हम कहते हैं कि जिसके सोर्स की तरफ, सॉरी, सोर्स की तरफ अगर आप मूव करो तो माल्टोज आपके पास वो है जो कि डाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड से प्रोड्यूस होता है। यानी अगर आप स्टार्च की या ग्लाइकोजन की डाइजेशन करते हो तो माल्टोज प्रोड्यूस होता है। या मैं कहता हूं कि जी आपके पास जब कभी भी जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर माल्टिंग ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स के केस के अंदर माल्ट शुगर प्रोड्यूस होती है। माल्टोज आपके पास सेपरेटली शुगर मौजूद नहीं होती है, ये आपके पास यूजुअली डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है। तो ये जर्मिनेटिंग सीड्स में नेटिंग सीड्स में या माल्टिंग के दौरान ये आपको मिलेगी।